जय हिंद। आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में अपन ने चुंबकीय पदार्थ पढ़े थे, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ, ये कंप्लीट हो गए थे अपने। अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक टॉपिक है चुंबक और चुंबकीय पदार्थों में अंतर। चुंबक पढ़ चुके हैं अपन और चुंबकीय पदार्थ ये भी पढ़ चुके हैं। इन दोनों में अंतर देख लेते हैं क्या होते हैं। चुंबक और चुंबकीय पदार्थों में क्या अंतर होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चुंबक अलग होता है, चुंबकीय पदार्थ अलग होते हैं, ये पढ़ चुके हैं। चुंबक की ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं, 3 प्रकार के अपन ने पढ़े थे। चुंबक की बात कर लेते हैं सबसे पहले। चुंबक के अंदर जो अणु होते हैं, यानी चुंबक जिन अणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इसीलिए चुंबक के एक सिरे पर उत्तरी ध्रुव बन जाता है और दूसरे सिरे पर दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, यानी चुंबक बन जाता है वो। ठीक है, फिर से सुनिए, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया, एक बार फिर से सुन लीजिए क्या होता है। चुंबक के जो अणु होते हैं या चुंबक जिन अणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो चुंबक के अंदर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इसीलिए एक सिरे पर उत्तरी ध्रुव बनता है और दूसरे सिरे पर दक्षिणी ध्रुव बनता है। यानी पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि चुंबक के अंदर इसके अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। चुंबक के अंदर इसके अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, इसीलिए चुंबक की तरह व्यवहार दर्शाते हैं। लेकिन चुंबकीय पदार्थों की बात करें, इसके अंदर चुंबकीय पदार्थों के अंदर जो अणु होते हैं, यानी चुंबकीय पदार्थ जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते। वो या तो त्रिभुजाकार आकृतियों के रूप में, या चतुर्भुज या पंचभुज या छठभुज, यानी बंद समूहों के रूप में पड़े रहते हैं। त्रिभुज बंद होता है, इसके अंदर जो भी बड़े रहेंगे वो त्रिभुजाकार आकृति के रूप में पड़े रहते हैं, या चतुर्भुज जैसी आकृति के रूप में पड़े रहते हैं, या पंचभुज जैसी आकृति के रूप में पड़े रहते हैं, या छठभुज जैसी बंद आकृतियों के रूप में पड़े रहते हैं। इसलिए वो चुंबक की तरह व्यवहार नहीं दर्शाते, तो वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो पहला पॉइंट हुआ, इसके अणु चुंबक के अंदर उसके अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। सीधा लिख देंगे कि चुंबक के अंदर इसके अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इसमें लिखेंगे चुंबकीय पदार्थ के अंदर उसके अणु त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज जैसी बंद आकृतियों के रूप में पड़े रहते हैं, यानी व्यवस्थित नहीं रहते हैं। ठीक है, पड़े रहते हैं। फिर से सुनिए, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, चुंबक के अंदर इसके अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इसमें लिखेंगे चुंबकीय पदार्थ के अंदर उसके अणु त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज आदि बंद आकृतियों के रूप में पड़े रहते हैं। ठीक है, पहला अंतर हो गया। दूसरा, सभी जानते हैं कि चुंबक को समतापूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो इसमें लिख देंगे चुंबक को समतापूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबकीय पदार्थ की बात कर लें, ये तो किसी भी दिशा में ठहर सकती है, चुंबक तो है नहीं। ठीक है, तो ये किसी भी दिशा में ठहर सकते हैं। तो ये लिखेंगे कि सुनतापूर्वक, इन्हें सुनतापूर्वक लटकाए जाने पर ये किसी भी दिशा में ठहर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं भी ठहर सकते हैं। ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेंगे, तो ये किसी भी दिशा में ठहर सकते हैं। ठीक है, दूसरा। तीसरा पॉइंट, इनके समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। चुंबक पढ़ चुके हैं, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। इसमें तो ध्रुव होते ही नहीं, ये तो पदार्थ है। ये चुंबक के पास लाने पर चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होते हैं। अगर एक चुंबक के पास मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ला रहे हैं, तो प्रतिकर्षित होता है, अपने को पता है। और एक चुंबक का उत्तरी है, दूसरे चुंबक का भी उत्तरी, पास लाएंगे तो आकर्षित होंगे। तो दो चुंबकों को पास लाने पर या तो वे प्रतिकर्षित होंगे या आकर्षित होंगे, या तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या आकर्षित करते हैं। या सिंपल लिख सकते हो कि दो चुंबकों को एक समान ध्रुवों को पास लाने पर इनमें प्रतिकर्षण बल और असमान ध्रुवों को पास लाने पर आकर्षण बल पाया जाता है। इसमें दो चुंबकीय पदार्थों को आपस में लाएंगे या दूर हटाएंगे, यानी दो चुंबकीय पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करते हैं। या और सिंपल कर देते हैं तो तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, दो चुंबकों को पास लाने पर उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। चुंबकीय पदार्थ, दो चुंबकीय पदार्थों को पास लाने पर उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं पाया जाता है। फुल स्टॉप।
तो ये 3 अंतर हो गए। कितने अंतर? 2 नंबर का पूछा जाएगा, 3 अंतर बहुत हैं, 2 भी लिखोगे तब भी चल जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये हो गया एक अंतर, चुंबक और चुंबकीय पदार्थों में अंतर। तो चुंबक अलग चीज़ है, चुंबकीय पदार्थ अलग चीज़ है, ये अपन पढ़ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देख लेते हैं अपन चुंबकीय रक्षक, मैग्नेटिक कीपर्स देख लेते हैं, चुंबकीय रक्षक देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये चुंबकीय रक्षक, चुंबकीय रक्षक, मैग्नेटिक कीपर्स, मैग्नेटिक कीपर्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक कीपर्स, चुंबकीय रक्षक यानी चुंबक के रक्षा करेंगे। और चुंबक के अंदर क्या होता है? चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता, जिसे चुंबकत्व का गुण कहते हैं। चुंबक का चुंबकत्व का गुण कहते हैं। चुंबकत्व के गुण के कारण ही चुंबक किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करती है। तो मैग्नेटिक रक्षक कीपर्स हैं यानी चुंबकीय रक्षक हैं, यानी ये चुंबक के चुंबकत्व की रक्षा कर रहे होंगे। तो ये नर्म लोहे के टुकड़े होते हैं। किसके होते हैं? नर्म लोहे के टुकड़े। ये नर्म लोहे के टुकड़े होते हैं जिनकी सहायता से किसी चुंबक के चुंबकीय चुंबकत्व की अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, तो परिभाषा अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि चुंबकीय रक्षक नर्म लोहे के टुकड़े होते हैं जिनकी सहायता से किसी चुंबक के चुंबकत्व को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर से सुनिए, चुंबकीय रक्षक नर्म लोहे के टुकड़े होते हैं जिनकी सहायता से किसी चुंबक के चुंबकत्व को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फुल स्टॉप। ठीक है, अब सुरक्षित कैसे रखेंगे वो देखिए। पहले चित्र बना रहा हूँ, इसी से आप लोग समझ सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए 2 चुंबक लिए, 2 दंड चुंबक लेते हैं, एक ये दंड चुंबक और दूसरा दंड चुंबक। इन दोनों दंड चुंबकों को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। और कैसे? ये देखिए, समांतर रखा और ऐसे रखा जाता है कि इनके विपरीत ध्रुव आमने सामने हो। जैसे यहाँ पर अगर ये उत्तरी ध्रुव है तो ये होना चाहिए इसका दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी है तो यहाँ क्या होना चाहिए? दक्षिणी। तो यहाँ तो फिर ये उत्तरी रख दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? दक्षिणी, और इसका ये उत्तरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें करते क्या हैं, इसमें 2 चुंबकों को समांतर क्रम में इस प्रकार रखते हैं कि उनके विपरीत ध्रुव आमने सामने रहें। यहाँ उत्तरी है तो यहाँ दक्षिणी होना चाहिए। बात आ गई? तो ये अपने आप हो जाएगा समान ध्रुव आमने सामने। इसके बाद इनके बीच में लकड़ी का टुकड़ा रख दिया जाता है, लकड़ी का टुकड़ा ये। ठीक है, ये लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं इस तरीके से। दोनों चुंबकों के बीच में क्या रख दिया जाता है? लकड़ी का टुकड़ा इस तरीके से रख दिया जाता है। ठीक है, ये अपन ने एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया। फिर ऊपर और नीचे दोनों सिरों पर नर्म लोहा रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है? नर्म लोहे के टुकड़े, जिन्हें कहते हैं चुंबकीय रक्षक। ऊपर भी एक टुकड़ा नर्म लोहे का और नीचे भी एक टुकड़ा नर्म लोहे का, जिन्हें क्या कहते हैं? चुंबकीय रक्षक। इस तरीके से रख देते हैं। ठीक है, अणुओं की दिशाएं बना देते हैं। इसमें ऊपर की ओर है मान लीजिए, तो इसमें नीचे की ओर होगी क्योंकि विपरीत ध्रुव आमने सामने है। इस तरीके से तो बना लेते हैं। ये क्या है? अपने नर्म लोहे के टुकड़े हैं, तो ये लिखा नर्म लोहे के टुकड़े यानी चुंबकीय रक्षक। ये भी क्या है? नर्म लोहे के टुकड़े यानी चुंबकीय रक्षक। नर्म लोहे के टुकड़े यानी ये चुंबकीय रक्षक हैं। और ये मैग्नेट है, चुंबक है। इधर भी एक और चुंबक है। ये दोनों चुंबक हैं, दोनों समांतर रखे हैं और ऐसे रखे हैं कि विपरीत ध्रुव पास में रहे इनके। और ये बीच में लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है ये अपना। ठीक है, तो इस तरीके से बनाया जाता है चुंबकीय रक्षक। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। तो सबसे पहले चुंबकीय रक्षक की परिभाषा लिखेंगे। इसमें लिखेंगे चुंबकीय रक्षक नर्म लोहे के टुकड़े होते हैं जिनकी सहायता से किसी चुंबक के चुंबकत्व को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसमें 2 दंड चुंबकों को एक दूसरे के समांतर
तथा इस प्रकार रखा जाता है कि उनके विपरीत ध्रुव या असमान ध्रुव आमने सामने रहें या एक और हों। जैसे आप लिखना चाहो अपने शब्दों में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है। इसमें दो दंड चुंबक लिए गए, एक ये और एक ये, और इनके दोनों ध्रुवों को ऐसे व्यवस्थित किया गया है, एक दूसरे के समांतर है और ऐसे व्यवस्थित करते हैं कि विपरीत ध्रुव आमने सामने रहें। फिर दोनों के बीच में लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं और ऊपर और नीचे दोनों सिरों पर नरम लोहे का टुकड़ा लगा देते हैं। वो चुंबकीय रक्षक की तरह कार्य करता है। इस तरीके से ये व्यवस्था बनाने पर जो चुंबक होता है उनका चुंबकत्व तो जल्दी समाप्त नहीं होता है, बहुत दिनों तक रह सकता है। ठीक है, चलिए फिर से सुनिए। चुंबकीय रक्षक की परिभाषा लिखेंगे। चुंबकीय रक्षक नर्म लोहे के टुकड़े होते हैं या नर्म लोहे के टुकड़े होते हैं जिनकी सहायता से किसी चुंबक का चुंबकत्व अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इसमें दो दंड चुंबकों को समांतर क्रम में तथा इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उनके असमान ध्रुव आमने सामने रहें। तत्पश्चात दोनों के बीच में लकड़ी का टुकड़ा रखकर दोनों सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े रख दिए जाते हैं जो चुंबकीय रक्षक का कार्य करते हैं। फुल स्टॉप। बस ये हो गया। ठीक है, अब एक नाल चुंबक भी होती है, नाल के आकार की, घोड़े के नाल के आकार की, इस तरीके से उसकी देख लेते हैं। ये नर्म लोह, ये देखिए नाल के आकार की है। इसके चुंबकत्व की रक्षा किस तरीके से की जाती है, तो इस पर भी नर्म लोहे का टुकड़ा रख दिया जाएगा इस तरीके से। तो नाल चुंबक के चुंबकत्व की यहाँ पर क्या हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी इस तरीके से। ये तो ये है नर्म लोहे का टुकड़ा यानी चुंबकीय रक्षक है। ठीक है, और ये है नाल के आकार का चुंबक, नाल के आकार का चुंबक। तो नाल चुंबक जो होते हैं अगर उसके चुंबकत्व के रक्षा करना है तो उसमें केवल एक नर्म लोहे का टुकड़ा यानी एक चुंबकीय रक्षक उपयोग में लाया जाता है। तो क्वेश्चन कहता है, पूछता है एक नंबर में कि नर्म जो नाल के आकार का जो चुंबक होता है उसमें कितने चुंबकीय रक्षकों का उपयोग किया जाता है। तो केवल एक चुंबकीय रक्षक का उपयोग किया जाता है उसके चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक चुंबकीय रक्षक, मैग्नेटिक कीपर्स। पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, चित्र बना लेंगे आप लोग नीचे इस तरीके का ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भौगोलिक यामोत्तर। भौगोलिक यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर तो पढ़ चुके हैं। चुंबक की अक्ष के लंबवत होकर जाने वाले तल को कहा जाता था चुंबकीय यामोत्तर। यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं कौन सा यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर, यानी पृथ्वी के लिए। वो चुंबकीय यामोत्तर था, ये कौन सा यामोत्तर है, भौगोलिक यामोत्तर। तो भौगोलिक यामोत्तर देख लेते हैं क्या होता है। चुंबकीय यामोत्तर पढ़ चुके हैं। चुंबक की अक्ष के लंबवत होकर जाने वाले तल को कहा जाता था चुंबकीय यामोत्तर। तो ऐसा ही भौगोलिक यामोत्तर होगा क्योंकि पृथ्वी भी एक विशालकाय चुंबक है। तो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक यामोत्तर कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होकर जाने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहा जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप। ये हो गया भौगोलिक यामोत्तर। अब आगे बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है इसका पार्थिव चुंबकत्व के अवयव। पार्थिव, पृथ्वी से मतलब है पार्थिव चुंबकत्व, या इसी को कहा जाता है भू, यानी ये भी पृथ्वी है, भू चुंबकत्व के अवयव। पार्थिव चुंबकत्व के अवयव या भू चुंबकत्व के अवयव, पार्थिव चुंबकत्व के अवयव या भू चुंबकत्व के अवयव एक ही चीज है। चलिए देख लेते हैं क्या होते हैं ये ऐसे अवयव होते हैं जिनकी सहायता से किसी भी स्थान पर, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर उसके चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है।
वे अवयव जिनकी सहायता से किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है या मान ज्ञात किया जा सकता है, भूचुंबकत्व के अवयव या पार्थिव चुंबकत्व के अवयव कहलाते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, वे अवयव जिनकी सहायता से किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, भूचुंबकत्व के अवयव या पार्थिव चुंबकत्व के अवयव कहलाते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ये निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला है नति कोण या नमन कोण, नति कोण या नमन कोण, थीटा से दर्शाते हैं इसे। दूसरा होता है दिक्पात कोण, दिक्पात कोण, दिक्पात कोण, इसे फाई से दर्शाते हैं। तीसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक या क्षैतिज तीव्रता भी कहते हैं, इसे एच से दर्शा देते हैं। और चौथा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, क्योंकि पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक या इसे ऊर्ध्वाधर तीव्रता भी कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर घटक, इसे दर्शाते हैं वी से। तो भूचुंबकत्व के अवयव 4 प्रकार के हैं। इनकी सहायता से किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है। पहला है नति कोण या दूसरा नाम है नमन कोण, थीटा से दर्शाते हैं। दूसरा दिक्पात कोण, फाई से दर्शाते हैं। तीसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, एस से दर्शाते हैं। चौथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, धी से दर्शाते हैं। अपने को 2 चीजें पढ़नी है, एक नति कोण पढ़ना और एक दिक्पात कोण पढ़ना है। ठीक है, एजी वालों के लिए इतना ही है, बहुत है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नति कोण या नमन कोण। तो हेडिंग डालेंगे नति कोण या नमन कोण, हेडिंग डालेंगे नति कोण या नमन कोण, नति कोण या नमन कोण किससे दर्शाते हैं, इसे थीटा से। चलिए देखिए नति कोण या नमन कोण। मान लीजिए यहाँ पर अपन ने एक चुंबकीय सुई लिया या दिक् सूचक, दिक् सूचक का मतलब दिशा दिखाने वाला, दिशा कौन दिखाता है, चुंबक दिखाता है। और जब चुंबक को समतापूर्वक लटकाते हैं तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाता है और अपनी अक्ष से थोड़ा सा ऊपर उठकर ठहरता है, इसलिए मैंने बिल्कुल सीधा नहीं बनाया। बात आ रही समझ में? तो ये चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई या दिक् सूचक, दिक् सूचक दिशा ज्ञात करने वाला, दिशा बताने वाला यंत्र। ठीक है, यहाँ पर ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एच, जमीन के समानांतर जो होते हैं वो क्षैतिज घटक होते हैं, ऊपर या नीचे लंबवत जो होते हैं वो ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं वी से। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय सुई है क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाती है उसे ही कहते हैं नति कोण या नमन कोण, थीटा से दर्शाते हैं इसे। तो परिभाषा बनी, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ दिक् सूचक या चुंबकीय सुई। नति कोण या नमन कोण की परिभाषा बनी कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ दिक् सूचक या चुंबकीय सुई पृथ्वी के क्षैतिज घटक के साथ या पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाती है उसे नति कोण या नमन कोण कहा जाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। फुल स्टॉप। एक बार फिर से सुन लीजिए, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ दिक् सूचक या चुंबकीय सुई पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाती है उसे नति कोण या नमन कोण कहा जाता है। फुल स्टॉप। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है। इसका मान 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है। बात कर ले ध्रुवों पर, ध्रुवों पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवों पर इसका मान 90 डिग्री होता है। पूछा जाता है 1 नंबर में कि ध्रुवों पर नति कोण या नमन कोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री। बाकी किसी स्थान पर अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्रुवों पर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया नति कोण या नमन कोण। अब बात कर लेते हैं दिक्पात कोण की। दिक्पात कोण किससे दर्शाते हैं, फाई से। दिक्पात कोण क्या है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण को कहा जाता है दिक्पात कोण। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए किसी चुंबक का चुंबकीय यामोत्तर है, किसी चुंबक का चुंबकीय यामोत्तर है, अपन इसको कुछ भी नाम दे दें, यहाँ पर नाम दे देते A B C D।
ठीक है, इस तरीके से अपन ने इसको नाम दे रखा है। इनके बीच में जो कोण बनेगा उसे ही कहा जाएगा, तो ये क्या है, चुंबकीय अमोत्तर, चुंबक का चुंबकीय यामोत्तर है। अब भौगोलिक यामोत्तर बना लेते हैं अपन इस तरीके से। ये हमारा क्या है, भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है। ये चुंबकीय यामोत्तर है और ये वाला भौगोलिक यामोत्तर है। इनके बीच जो कोण बनता है उसे ही कहा जाता है दिक्पात कोण, फाई से दर्शाते हैं। तो चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहा जाता है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, फुल स्टॉप, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक अपना खत्म और इसी के साथ ये चैप्टर भी अपना खत्म। एजी वालों के लिए चैप्टर था पूरी तरीके से, जिसका नाम था चुंबक या चुंबकत्व, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, आप लोग याद कीजिए अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर, बहुत सरल सा चैप्टर है ये, कुछ नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग इसे याद कीजिए। जय हिंद।